ISGen में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री MCQ। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। हम इन्हें 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे: एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री। और हर एक क्वेश्चन के साथ हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो यहाँ पे बेसिकली लिखा नहीं हुआ हम लेकिन फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका। जैसे सबसे पहला हम लोग चलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में देखा जाए सबसे फेमस क्वेश्चन आपका आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो आप जानते हैं मेहरगढ़ है। अब देखा जाए मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है जो इस समय। यहाँ से सबसे पहले खेती और पशुपालन के प्रमाण मिले थे। दोस्तों याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना स्थल मेहरगढ़ है। यहाँ गेहूँ जौ के खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई। बीपीएससी में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन है? तो मेहरगढ़ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? अब लोथल देखा जाए डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। डॉकयार्ड यानी कि लोथल कहाँ पे है? गुजरात में स्थित लोथल से विश्व का सबसे प्राचीन डॉकयार्ड मिला है। और लोथल को प्राचीन भारत का व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। यहाँ से गहने मनके व्यापार के सबूत मिले हैं। ठीक है, डॉकयार्ड कहाँ पे? बेसिकली डॉकयार्ड मीन्स क्या होता है? जहाँ पे जहाज़ें बनाए जाते हैं उसे बेसिकली डॉकयार्ड बोला जाता है। तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे फेमस है, यहाँ पे जहाज़ें बनती थी तो डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, मोहनजोदाड़ो से क्या प्रसिद्ध वस्तुएं मिली हैं? मोहनजोदाड़ो से तो यहाँ पे देखा जाए वैसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध वस्तुएं मिली, लेकिन ऑप्शन में देखा जाए यहाँ नृत्य करती हो युवती की प्रतिमा, यानी कि देखा जाए तांबे से बनी इस मूर्ति से कला और कौशल का अंदाज़ा मोहनजोदाड़ो का मिलता है। मोहनजोदाड़ो से मिली जैसे डांसिंग गर्ल की मूर्ति, और ये बीपीएससी में बहुत पॉपुलर सवाल है। ये तांबे की बनी है और सिंधु घाटी की कला को दर्शाती है, तांबे का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा से सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफिक यानी कि चित्र लिपि थी। देखा जाए दोस्तों हड़प्पा लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। ये चित्रलिपि है यानी कि पिक्टोग्राफिक है, यानी चित्रों के द्वारा भाव व्यक्त करना है। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर के द्वारा भाव प्रकट करना होता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए ये जो लिपि है अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु से अपरिचित था? तो बेसिकली देखा जाए ये आयरन से बेसिकली क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता अपरिचित था। और परिचित किससे था? जैसे उस समय के कांसा, तांबा, सोना, चांदी के प्रयोग था, लेकिन लोहा का प्रयोग कहीं पे नहीं दिखता है। तो हड़प्पा वासी लोग लोहा नहीं जानते थे, इसी वजह से उनकी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय कांस्य ज़्यादा फेमस था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेद में किस नदी को नदियों की माता बोला जाता है, जिसे नदीतमा बोलते हैं? तो ये सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी यानी कि ऋग्वेद में नदियों का विशेष महत्व है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीताओं की माता यानी कि नदीतमा बोला जाता है, और ये परीक्षा में कई बार आया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीत काउंसिल जो है कहाँ हुआ? पहला काउंसिल कहाँ पे? तो ये राजगृह है। और काउंसिल बहुत इम्पोर्टेंट होता है बौद्ध धर्म के लिए। ठीक है, तो इसके देखा जाए 483 ऐसा 483 सॉरी ईस्वी में अजातशत्रु के समय ही ये बेसिकली था। कौन सा? राजगृह। और पहली जो बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, जिसमें बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है, और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे 24वें तीर्थंकर। उसके बाद तीर्थंकर नहीं हुए, ये लास्ट कह सकते हैं तीर्थंकर है। तो बेसिकली महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म वैशाली बिहार में हुआ और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अशोक का धम्म नीति किस पर आधारित है? किस पर आधारित? तो बौद्ध धर्म पर आधारित है। अशोक का धर्म नीति बौद्ध धर्म पर आधारित है। देखा जाए, आपने सुना होगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व हुआ और इसके बाद अशोक ने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म नीति लागू किया और ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं भारतीय कला की एक तरह से आत्मा है और किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहीं पे देखा जाए, एलोरा की गुफाएं क्या है? ये जैन, बुद्ध और शिव सबसे संबंधित है, एक तरह से कह सकते हैं कई। अब यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की ये कुमारगुप्त ने किया। कुमारगुप्त ने बेसिकली यह प्राचीन भारत के सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किए थे और बिहार का एक तरह से गौरव है ये। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और विशाख यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पर आधारित है। बेसिकली मुद्रा राक्षस किस पे आधारित है? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य पर आधारित है। ये किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था और बेसिकली इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीति कथा है, कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, हर्षचरित्र किसने लिखा? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा था और हर्षचरित्र बेसिकली हर्षवर्धन की जीवनी है और इसे बाणभट्ट ने लिखा था और बेसिकली ये मेडाइवल से लिंक है, एंशियंट में मैंने रख दिया, कह सकते हैं। अब आते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल देखा जाए स्वर्ण युग बोला जाता था, यानी कि इस युग में कला, विज्ञान, गणित और साहित्य में उन्नति बेसिकली हुआ, इसीलिए इसे स्वर्ण युग बोला जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग अगर पूछा जाता है तो गुप्त काल से ही होता है, यानी कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस समय आर्यभट्ट, कालिदास और महान विद्वान हुए, बहुत सारे महान विद्वान, इसीलिए इसे स्वर्ण युग बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र बेसिकली चाणक्य, कौटिल्य की रचना है और इसमें देखा जाए राजनीति, अर्थनीति और शासन पर ग्रंथ है। बेसिकली राजनीति, अर्थनीति और प्रशासन कह सकते हैं, शासन प्रशासन पर लिखा हुआ है। कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। यह प्राचीन भारत का क्या है? पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र जरूर है लेकिन इसे पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी बेसिकली कहते हैं। आगे, कलिंग युद्ध किस शासक ने लड़ा था? कलिंग अभी हमने पढ़ा ऊपर, अशोक ने लड़ा था और एक कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व हुआ था और इस युद्ध के बाद क्या हुआ? अशोक के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने धम्म नीति अपना ली, यानी कि हिंसा छोड़ के अहिंसा अपना लिया। आगे चलते हैं, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो ये बेसिकली कह सकते हैं समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन करता है, ठीक है। इसे हरिसेन ने बेसिकली कह सकते हैं लिखा है और इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त के विजयों का एक रिकॉर्ड है और उसी और कहते हैं इसी के दरबार में कवि रहते थे, कौन? हरिसेन। हरिसेन तो हरिसेन ने बेसिकली वो सारा चीज़ लिखा हुआ। नेक्स्ट आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किस विदेशी यात्रियों ने
देखा था। तो बेसिकली कई विदेशी यात्री थे, हमने पढ़ा है डिटेल में। तो हेनसांग यहाँ पे बहुत फेमस है, ऑप्शन में हेनसांग है। तो चीन का यात्री हर्षवर्धन के काल में आया, और हेनसांग क्या था, चीन से भारत आए और नालंदा में पढ़ाई की। उसने नालंदा की शिक्षा प्रणाली का विस्तार से वर्णन किया था। उस समय देखा जाए इनके समय में वहाँ के कुलपति कौन थे, शीलभद्र थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट आते हैं महाभाष्य किसकी रचना है। महाभाष्य किसकी रचना है, तो महाभाष्य देखा जाए पतंजलि की रचना है, और यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। महाभाष्य जैसे भाषा से यहाँ पे वर्णित हो रहा है, तो बेसिकली व्याकरण से, संस्कृत के व्याकरण से संबंधित है। पतंजलि ने संस्कृत व्याकरण पर महाभाष्य लिखा था। पतंजलि योग सूत्र और महाभाष्य कह सकते हैं, पतंजलि इक्वल टू योग सूत्र और महाभाष्य कह सकते हैं, यानी कि दोनों के लिए पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि को सबसे ज़्यादा योग सूत्र के लिए महाभाष्य ये कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा था, कालिदास ने लिखा था। और एक गुप्त काल के एक महान कवि थे, और इसमें क्या भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है कालिदास को। और इनका नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम एक तरह से विश्व प्रसिद्ध बुक है, कहानी है। अब आते हैं इलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है। अब देखा जाए इसमें क्या है, जैसे हमने उधर बोला था इलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित है बेसिकली सब, यानी कि इलोरा की गुफाएं, क्योंकि यहाँ पे तीनों धर्म हिंदू, बौद्ध और धर्म से जुड़ी मूर्तियाँ मिलती हैं, इसीलिए ये तीनों से संबंधित हैं। यहाँ पे कैलाशनाथ मंदिर भी प्रसिद्ध है यहीं पे। तो हिंदू से भी, बौद्ध से, जैन तीनों से संबंधित है। आगे आते हैं खजुराहो मंदिर किस वंश ने बनवाया था। किस वंश ने बनवाया, तो चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिर बनवाया था। और मध्य प्रदेश में स्थित विश्व धरोहर स्थल है एक तरह से खजुराहो मंदिर चंदेल ने बनवाया। यहाँ की मूर्ति कला विश्व विख्यात है, बहुत फेमस है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम था, कावेरीपत्तनम। तो चोल वंश दक्षिण भारत का शक्तिशाली वंश था, जैसा आप जानते हैं। और कावेरीपत्तनम चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह था, जहाँ से विदेशियों से व्यापार होता था। बंदरगाह पे क्या होगा, व्यापार होगा, किससे होता था, विदेशियों से। तो चोल वंश का अगर देखा जाए बंदरगाह पूछा जाता है तो कावेरीपत्तनम है फेमस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाया। महाबलीपुरम में रथ मंदिर है, आप जानते हैं। तो ये बेसिकली नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ये पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, और यह भी एक विश्व धरोहर स्थल है। और महाबलीपुरम के पंचरथ पल्लव वंश की कला का अद्भुत नमूना है। इन्हें नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, पल्लव वंश के। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं आर्यभट्टीय किसकी रचना है। अब देखा जाए आर्यभट्टी, तो आर्यभट्ट की रचना है, आसान सा सवाल। तो आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट क्या थे, गणित और खगोल शास्त्र पर आधारित एक तरह से हैं। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी लिखा, जिसमें दशमलव पद्धति, शून्य और ग्रहों की गति का वर्णन है। और ये देखा जाए कब थे, यह गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाता है एक तरह से। आर्यभट्ट का जो ये है दशमलव पद्धति और शून्य, और ये आर्यभट्टी में लिखा हुआ है, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब देखा जाए हमने कुछ क्वेश्चन, जैसे 25 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमने 25 क्वेश्चन लगभग प्राचीन इतिहास से लिया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कई बार आते हैं। ठीक है, एग्जाम। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे मध्यकालीन भारत, जिसे मेडाइवल हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का पहला
शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बोला जाएगा। यही बेसिकली देखा जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता है, दान देने वाला कहा जाता है। उसी ने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू कराया और इनकी राजधानी कहाँ पे थी? लाहौर में थी, लाहौर, और राजधानी लाहौर रखा था। तो दोस्तों देखा जाए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह गुलाम वंश का संस्थापक था। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाख बख्श बोलते हैं, यानी कि लाखों दान देने वाला कह सकते हैं। ठीक है। और कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने शुरू करवाया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया। अब नेक्स्ट आते हैं, इल्तुतमिश ने किसने अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया? ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने किया था। बेसिकली देखा जाए, पूरे मुग़ल यानी कि मिडाइवल में एक ऐसे लेडीज हैं जो शासक रजिया सुल्तान हैं। तो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान। बहुत योग्य शासक, लेकिन सामंतों ने लेडीज यानी कि महिला होने के कारण, उस समय की बात देखिए, महिला अगर शासक हो तब क्या इस समय भी दिक्कत होता, तो उस समय की कितनी बड़ी बात रही होगी। तो इल्तुतमिश ने अपने सबसे योग्य संतान रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया था। वह भारत की पहली महिला शासक बनी। हालांकि सामंतों और मुस्लिम रईसों ने उसका साथ नहीं दिया, इसीलिए ज़्यादा दिन उनका शासन नहीं रहा। ठीक है, इसका डिटेल में भी जानना है। नेक्स्ट आते हैं, सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है? सिकंदर ए सानी किसे कहा जाता है? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि कौन लिया था भाई? अलाउद्दीन खिलजी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। उसने देखा जाए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था, मंगोलों को हराने में सफल रहा, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी यानी दूसरा सिकंदर कहा जाता था। उसने बाजार में अनाज और वस्तुओं की कीमत तय कर दी ताकि महंगाई न बढ़े। और खिलजी के समय ही रानी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ का किस्सा जुड़ा हुआ, आप जानते हैं, कहाँ पिक्चर वगैरह सब आ चुका है। अब देखा जाए, नेक्स्ट आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? तो विचित्र, पागल शासक यानी कि आदर्शवादी लेकिन अव्यवहारिक। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लेके गए, सबको दौड़ाया, टोकन मुद्रा जारी किया, जो भी एक तरह से फेल रहा। दोनों प्रयोग एक तरह से, जो दिल्ली से दौलताबाद का राजधानी का था, ये भी फेल हो गया, टोकन मुद्रा भी फेल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में विचित्र शासक कहा जाता है और इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी, जिससे जनता को बहुत कष्ट हुआ। उसने तांबे पीतल के सिक्के चलाए, लेकिन नकली सिक्कों की बाढ़ सी आ गई, पूरे सब लोग बनाने लगे। और बेसिकली एक कह सकते हैं, इसीलिए इन्हें अव्यवहारिक क्या बोलते हैं? शासक भी बोला जाता है। आदर्शवादी लेकिन अव्यवहारिक शासक। आगे आते हैं, तुगलक वंश का सबसे महान शासक कौन था? तुगलक वंश का, तो तुगलक वंश का सबसे महान शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, अब क्यों था? यानी कि नहरें खुदवाई, पेड़ लगवाए, 40 नई नगर बसवाए थे, दास प्रथा का बेसिकली विस्तार किया। बेसिकली कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक वंश का महान शासक था और उसने खेती के लिए नई नहरें बनवाए, कई नई नगर बसवाए और इसका झुकाव कला, धर्म, समाज सुधार की तरफ था, इसीलिए इसे महान शासक बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खिज्र खान किस वंश का संस्थापक था? तो सैयद वंश का संस्थापक था, यानी कि तैमूर के सेनापति था। और सैयद वंश देखा जाए 1414 से लेके 1451 तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत में
चौथे क्रम पर सैयद वंश आता है, इसका जिसका संस्थापक खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान था। यह तैमूर का सेनापति था और सैयद वंश लंबे समय तक टिक नहीं पाया और बाद में लोधी वंश ने इसे सैयद वंश को क्या किया? हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, आगे दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था? तो बेसिकली देखा जाए दिल्ली सल्तनत का आखिरी कौन था? लोधी वंश था, यानी कि बहलूल लोधी ने स्थापना किया था। इब्राहिम लोधी आखिरी शासक थे इसके। और पानीपत की लड़ाई 1526 में किसके द्वारा? बाबर ने हटा दिया। किसको? बेसिकली दिल्ली सल्तनत को। और दिल्ली सल्तनत बेसिकली कौन? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी। ठीक है, अब देखा जाए ये लड़ाई कब हुआ? 1526 का। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश लोधी वंश था। इब्राहिम लोधी ही इसका अंतिम शासक था, जिसे 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में हराकर मार डाला। और इसके बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई। कौन सी? मुगल वंश शुरू हुआ। मुगल वंश इसी के बाद से शुरू हुआ, यानी कि पानीपत की लड़ाई से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, बहुत फेमस है। और किसके किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। अकबर का दीवान खास कहाँ स्थित है? दीवान खास कहाँ पे स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी पे दीवान खास स्थित है। ठीक है, दीवान खास। तो बेसिकली देखा जाए ये क्या? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। यहाँ इबादत खाना भी था और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में दीवान खास बनवाया। यहीं पर वह अपने मित्रों और विद्वानों से खास चर्चा करता था, इसीलिए दीवान खास बोला जाता है। यह जगह अकबर के धार्मिक सहिष्णुता की एक विशाल मिसाल कह सकते हैं, मतलब उनकी सहिष्णुता ज़्यादा थी, ऐसा मिसाल दीवान खास। दूसरा, दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? दीन ए इलाही, अब देखा जाए ये किससे रिलेटेड है? दीन ए इलाही तो 1582 में हुआ स्थापना इसका। और इसमें क्या है? यह अकबर का नया एक कह सकते हैं धर्म था और इसमें सभी धर्मों को इच्छा को मतलब शामिल किया गया। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों को मिलाकर एक नया मार्ग बनाना। ठीक है, हालांकि यह धर्म ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ और अकबर के बाद ही यह धर्म क्या? दीन ए इलाही समाप्त भी हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाए हमने मध्य मतलब कि ये हमारे पास क्या है। अब नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन मध्यकालीन इतिहास का। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल था। अबू फजल। ठीक है, अब देखा जाए इसने आईने अकबरी और अकबरनामा भी लिखा था। ठीक है, और 9 रत्नों में शामिल थे, यानी कि अकबर का सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार जो था अबू फजल था। उसने अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी और जिसने हमें अकबर के प्रशासन और सेना और संस्कृति की जानकारी मिलती थी। किससे? बेसिकली अकबरनामा और यहाँ पे आईने अकबरी लिखी किसने? अबू फजल ने लिखा था। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अकबर के 9 रत्न थे, उनके कौन कौन शामिल थे? 9 रत्न। सबसे पहला देखा जाए बीरबल का नाम सभी लोग सुने हैं, बीरबल था। तानसेन था। ठीक है, तानसेन। अबू फजल था, फैजी। राजा टोडरमल थे, राजा मान सिंह थे। अब्दुल रहीम खाना था और हाकिम हुमाम था और मुल्ला 2 प्याजा थे। ये बेसिकली अकबर के 9 रत्न थे। इनका नाम आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन अकबर के 9 रत्नों में से
में शामिल नहीं था। तो बेसिकली देखा जाए इनमें बीरबल अपनी चतुराई के लिए बेसिकली प्रसिद्ध था। टोडरमल जो थे, टोडरमल खास बता रहे हैं हम, टोडरमल जो भूमि व्यवस्था सुधार के लिए फेमस था। और तानसेन, जैसे तानसेन का तबला ऐसा बोला जाता है, तानसेन तो संगीत के लिए फेमस था। अकबर के दरबार में बेसिकली ये 9 रत्न थे, जिन्हें मतलब कि 9 रत्न कहा जाता है, 9 रत्न, ठीक है। और बीरबल चतुराई के लिए, तानसेन संगीत के लिए, और राजा टोडरमल प्रशासन सुधार के लिए मशहूर थे। और भी बहुत लोग जैसे मुल्ला दो प्याजा, ये सब आप याद रखिएगा नेम। नेक्स्ट आते हैं, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था? जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था? तो जहांगीर नामा था, यानी कि तुजुक ए जहांगीरी बोला जाता है, यानी कि इसे हम लोग जहांगीर नामा भी बोला जाता है, जहांगीर नामा ये बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें इसके शासन का वर्णन है। बेसिकली जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम तुजुक ए जहांगीरी था, इसे हम जहांगीर नामा भी बोलते हैं। इसमें उस समय की राजनीति, कला और समाज के बारे में जानकारी मिलती है इस जहांगीर नामा से। तो देखा जाए हम कई बार बातें बोल रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, शाहजहां को किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां को किस नाम से जाना जाता है? तो शाहजहां को बेसिकली शिल्पकार सम्राट, यानी कि इंजीनियर किंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शिल्पकार का उस समय सम्राट बोला जाता है, जिसमें ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जामा मस्जिद बनवाया, ताजमहल महल, लाल किला दिल्ली वाला, एंड जामा मस्जिद दिल्ली में मस्जिद, ये सब किसने बनवाया? बेसिकली शाहजहां ने। और उसके समय को ही मुगल स्थापत्य कला का एक तरह से कह सकते हैं स्वर्ण युग कहा जाता था। ये भी लिख देते हैं, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि शाहजहां को शिल्पकार का सम्राट कहा जाता है। उसके समय में ही ताजमहल जैसा एक अद्वितीय इमारत बना। याद रखिए बेसिकली मुगल स्थापत्य कला का सबसे सुनहरा समय जो था, कौन था? यही था बेसिकली शाहजहां का युग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, औरंगजेब ने किस नीति को अपनाया? तो औरंगजेब ने देखा जाए जजिया कर को पुनः वसूल और कट्टर धार्मिक नीति अपनाया है, ये सब। तो बेसिकली देखा जाए इस साल के लिए औरंगजेब पे बहुत सारा बवाल था मूवी की वजह से। तो इस तरह से औरंगजेब पे आप थोड़ा सा स्टडी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है। अब देखा जाए जैसे गैर मुस्लिमों पर कर लगाया गया, कई मंदिर तोड़वाए, मराठों, सिखों और राजपूतों में संघर्ष किया। बेसिकली औरंगजेब ने कठोर धार्मिक नीति अपनाई, उसने जजिया कर फिर से लगाया, कई मंदिर तोड़े। इसी वजह से कई क्षेत्रीय ताकतें उसके खिलाफ खड़ी हो गई थीं, ठीक है। आगे चलते हैं, शिवाजी के गुरु कौन थे? बहुत इम्पॉर्टेंट है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे बेसिकली, यानी कि उन्होंने शिवाजी को युद्ध कला और प्रशासन सिखाया। शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी के गुरु कौन थे? फिर से हम बोले दादाजी, यानी कि कोंडदेव। इन्हीं की देख रेख में बेसिकली युद्ध नीति और प्रशासन की नीति शिवाजी ने सीखा और मराठा सम्राट की नींव रखी। नेक्स्ट आते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 को हुआ था, और रायगढ़ किले में हुआ था। कहाँ पे? रायगढ़ किले में, ठीक है। और छत्रपति की उपाधि मिली, कौन सी उपाधि मिली? छत्रपति, ठीक है, उपाधि मिली। यानी कि कह सकते हैं 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी का भव्य राज्याभिषेक हुआ। यहीं उन्हें छत्रपति की क्या उपाधि दी गई।
और मराठा सम्राट का औपचारिक उदय हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, शिवाजी की सेना की विशेषता क्या थी? शिवाजी की सेना की विशेषता क्या था? गोरिल्ला युद्ध नीति, जो छुपके से यानी कि छोटे छोटे टुकड़ियों में हमला करते हैं और दुश्मन को थका कर हराते हैं। बेसिकली शिवाजी की सेना की सबसे बड़ी ताकत थी गोरिल्ला युद्ध नीति। इसमें सेना अचानक हमला करती है और जंगल पहाड़ों में छुप जाते हैं। यही रणनीति मराठों को औरंगजेब जैसी ताकतों पर भारी बनाती है। गोरिल्ला युद्ध नीति। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ठीक है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, 1760 में। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद ही मुगल साम्राज्य तेजी से क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना शुरू हो गया। ठीक है, और देखा जाए बेसिकली कह सकते हैं इसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और मराठे, सिख और अंग्रेज धीरे धीरे मजबूत होते गए औरंगजेब के बाद। अब भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस भाषा में रचना करते थे? तो ये बेसिकली इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी, जहाँ पात और अंधविश्वास का, बेसिकली जात पात और अंधविश्वास का विरोध था। साखी दोहे के लिए बेसिकली साखी हो गया, दोहा हो गया, इसके लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली भक्ति आंदोलन के महान संत कबीर ने सदुक्कड़ी भाषा में रचना की। उन्होंने जाति पात मूर्ति पूजा का बेसिकली विरोध किया। आप जानते हैं उन्हें दोहे आज भी बेसिकली उनके जो दोहे हैं प्रेरणादायी होते हैं। तो दोहे बहुत फेमस है, आप जानते हैं, सुने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गुरु नानक देव किस धर्म के संस्थापक थे? तो गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। बेसिकली एक ओंकार का संदेश, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण उनके शिष्यों ने आगे चलकर बेसिकली किया। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना और मानवता का संदेश दिया और बेसिकली उनकी शिक्षा आज भी विश्व भर में अनुयायियों को मार्गदर्शक है। तो गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार कहाँ पे है? तो अजमेर में है। ठीक है, जो अजमेर शरीफ जाते हैं। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। इसमें देखा जाए उन्होंने गरीब नवाज कहा जाता है। अजमेर शरीफ दरबार आज भी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह राजस्थान के अजमेर में है, उन्हें गरीब नवाज कहा जाता था। आज भी लाखों लोग वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो सिख धर्म का सबसे पवित्र जो धर्म मतलब यहाँ पे ग्रंथ है वो कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। बेसिकली इसमें गुरुओं के जो वर्णित संकलित है बेसिकली, और इसे बेसिकली कहा जाता है आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। आदि ग्रंथ कहा जाता है, यानी कि कह सकते हैं सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। इसमें गुरु नानक सहित सभी गुरुओं की जो वाणियाँ हैं संकलित हैं। इसमें सिख धर्म में इसे बेसिकली कह सकते हैं जीवित गुरु का दर्जा भी दिया गया है। आदि ग्रंथ को जीवित गुरु। ठीक है, आगे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो देखा जाए ये बेसिकली हम्पी। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने स्थापना की। यह साम्राज्य दक्षिण भारत की संस्कृति और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? हम्पी थी, और हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। हरिहर बुक्का। ठीक है, और दक्षिण भारत में यह साम्राज्य
बेसिकल कला, संगीत और स्थापत्य केंद्र के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट था। विजयनगर साम्राज्य। तालीकोट की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थे? तो तालीकोट की लड़ाई विजयनगर साम्राज्य बनाम दक्कन सल्तनत के बीच में हुआ था। ठीक है, तो तालकोट की लड़ाई जो था विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच संघर्ष था, और इसमें बेसिकली कह सकते हैं विजयनगर हार गया, और उसका बेसिकली इसी के लड़ाई के बाद विजयनगर का पतन शुरू हो गया। ठीक है, अब ये रहा बेसिकली मध्यकालीन भारत का इतिहास। अब हम चलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास पे। ठीक है, तो आधुनिक भारत के इतिहास से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे महात्मा गांधी पहली बार भारत कब आए? पहली बार दक्षिण अफ्रीका से लौटकर जब भारत आए 1515 दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह कर चुके थे। भारत आकर गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, और बेसिकली कहते हैं यहीं से उनका राजनीतिक कदम शुरू हुआ, और गोपाल कृष्ण गोखले को ही बेसिकली उन्हें पॉलिटिकल गुरु माना जाता है गांधी जी के। आगे आते हैं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू हुआ? तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण बिहार और 1917। ठीक है, यानी कि ये लड़ाई जो था, जो सत्याग्रह था, किसके विरुद्ध था? तो नील के खेती में जो 3 कठिया वाला हिसाब चलता था, 3 कट्ठा वाला, तो यहाँ पे नील की खेती से जुड़ा। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नील की खेती से परेशान होके एक किसान थे राज कुमार शुक्ल। ठीक है, इन्होंने बेसिकली कह सकते हैं गांधी जी को वहाँ पे ले जाने में मदद किया। बेसिकली इस नील के खेती का प्रॉब्लम बताया, और वहाँ पे गांधी जी को ले गए, और यहाँ पे हेल्प किए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ पे हेल्प किए थे, इसमें सहायक भी थे। तो भारत में गांधी जी का पहला जो सत्याग्रह था 1917 चंपारण बिहार में हुआ। यह नील किसानों की समस्या को लेकर था, और यहीं से गांधी जी किसानों के एक मसीहा कहलाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह किसके लिए प्रसिद्ध था? खेड़ा तो बेसिकली किसानों के कर माफ़ी के आंदोलन के लिए था। खेड़ा किसानों के कर माफ़ी आंदोलन के लिए था। गुजरात में एक जगह है खेड़ा, जिला कह सकते हैं, है गुजरात में एक ज़िला है खेड़ा ज़िला। वहीं पे जो सत्याग्रह हुआ वो खेड़ा सत्याग्रह बोला जाता है। गांधी जी, सरदार पटेल, महादेव देसाई के नेतृत्व में हुआ, और 1918 में हुआ था। ठीक है, और यहीं पे देखा जाए पटेल ने बेसिकली गांधी के साथ थे। ठीक है, इसीलिए पटेल को सरदार भी यहीं पे बोला गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में गांधी जी ने कौन सा हथियार अपनाया? तो सबसे पहला यहाँ पे गांधी जी का एक हथियार और यहाँ पे शुरू हुआ उपवास भूख हड़ताल का। भूख हड़ताल का जो एक प्रचलन है यहीं से शुरू होता है, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 से। तो इसमें क्या था, मजदूर और मिल मालिकों के बीच में वेतन विवाद था। गांधी जी ने उपवास करके समझौता कराया, मिडिल बीच वाला रास्ता अपनाया। 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया, और यहाँ मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए सफल आंदोलन बेसिकली था, उनका वेतन वृद्धि किया गया। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में पास हुआ, और बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में डालने का एक तरह से अधिकार मिल गया रॉलेट एक्ट में, ऐसा बोला जाता है। देश भर में विरोध हुआ था, और 1919 में अंग्रेज़ों ने रॉलेट एक्ट पास किया, और यह बेसिकली काला कानून था जिसमें बिना मुकदमा के गिरफ्तारी का प्रावधान था।
और गांधी जी ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन भी शुरू किया, यहीं पे रॉलेट एक्ट के खिलाफ। नेक्स्ट आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग, तो देखा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत फेमस है, 13 अप्रैल 1919, और ये अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर। और जनरल डायर कौन थे? जनरल डायर ने भीड़ पे पूरी गोली चलवा दी थी, ठीक है। और जनरल डायर के इस कृत्य से पूरा देश आक्रोशित हो उठा था बाद में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसके विरुद्ध किया था? खिलाफत आंदोलन तो बेसिकली अली बंधु के, और अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। तो तुर्की के खलीफा की सत्ता की रक्षा करना है। अब इसका उद्देश्य बेसिकली देखा जाए, जो तुर्की के खलीफा जो थे, खलीफा उनकी सत्ता संकट में थी, और उस सत्ता के रक्षा के लिए क्या चला? खिलाफत आंदोलन। और बेसिकली देखा जाए गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बेसिकली समर्थन जुटाने के लिए खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया। खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं ने शुरू किया, गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया ताकि हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन तो 1920 में शुरू हुआ। जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन के कारण विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज छोड़ना, ये सब स्टार्ट हो गया। तो ये 1920 में शुरू हुआ, जिसे हम लोग असहयोग आंदोलन बोलते हैं। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, सरकारी संस्थानों में मतलब स्कूल नहीं जाते थे बच्चे, ऐसा मतलब बहिष्कार था, अंग्रेज़ों की चीज़ें यूज नहीं करना है, ठीक है। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया, सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली देखा जाए चौरा घटना से जोड़ा जाता है कि इसके बाद ही 1922 के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कोई बहुत पुख्ता इसका रीज़न नहीं है, लेकिन इसके बाद ही लिया। बेसिकली कह सकते हैं कि गांधी जी समझ गए कि जो हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, ये क्या हो रहा है, बहुत उग्र हो जाएगा, ऐसा सोचा जाता है। तो गोरखपुर यूपी के चौरी चौरा में पुलिस थाने को जला दिया गया और कई पुलिसकर्मी मारे गए। और 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वे केवल अहिंसा के माध्यम से संघर्ष करना चाहते थे, ऐसा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत क्वेश्चन आता है। साइमन कमीशन गो बैक वाला नारा फेमस है। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था और भारत के लिए एक संवैधानिक सुधार था और कोई भारत का सदस्य नहीं था, इसलिए इस कमीशन का बहुत विरोध हुआ और ये 1928 में आया, ठीक है। 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन पूरी तरह अंग्रेज़ों से बना था, इसीलिए हर जगह इसका विरोध हुआ और नारा गूंजा क्या? बेसिकली साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ठीक है, ऐसा। अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट देखा जाए इसी वक्त, मतलब वो लोग बोलते थे कि मतलब इंडिया में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता है ये वगैरह, तो बेसिकली नेहरू रिपोर्ट आया 1928 का। और ये किसने बनाया था? ये जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, मोतीलाल नेहरू ने। और इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की। साइमन कमीशन के विरोध के बाद नेहरू रिपोर्ट आया और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया। इसमें डोमिनियन स्टेटस मांग रखी गई और इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ डोमिनियन स्टेटस की मांग नेहरू कर रहे हैं। वहाँ पे देखा जाए कराची में जवाहरलाल नेहरू क्या मांग कर रहे हैं? फ्री इंडिया की, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, ठीक है, लाहौर सेशन में। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? देखा जाए यहाँ पे 1918 में डोमिनियन की बात कर रहे हैं। इनके लड़के क्या कर रहे हैं?
लाहौर सेशन अधिवेशन में 1929 में क्या मांग कर रहे हैं? पूर्ण स्वराज का मांग कर रहे हैं। तो जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय यही है कि यहाँ पे 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। और देखा जाए 1930 और 26 जनवरी 1930 को यहाँ पे पूर्ण मतलब बेसिकली स्वतंत्रता दिवस, फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसीलिए क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन इसको यादगार बनाने के लिए इसी दिन क्या हमने यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लगाया, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ, ठीक है। अब ये क्या है, बेसिकली गांधी जी का दांडी मार्च चल रहा था। बेसिकली 12 मार्च से लेके 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930, ये बेसिकली गांधी जी ने क्या दांडी मार्च किया। दांडी मार्च, इतना दिन तक पैदल चले, दांडी मार्च, ठीक। और दांडी मार्च जाके नमक बनाया समुद्र से और नमक कानून तोड़ दिया। यानी कि 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा और अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती एक तरह से दिया इस नमक के कानून को तोड़ के दांडी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। अब देखा जाए द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों भारत छोड़ो का एक नारा शुरू हो गया। और बेसिकली यहीं पे सबसे फेमस है कि गांधी जी को गुस्सा आता है और ये बोलते हैं, करो अब भाई करो या तो मरो। ऐसा नारा उन्होंने दे दिया पहली बार गुस्सा में। यानी कि कह सकते हैं 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया, नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी ने बोला, और बेसिकली करो या मरो, करो या मरो। तो नेक्स्ट आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में प्रमुख नेता कौन थे? बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? तो जय प्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भी कह सकते हैं, ये अतिरिक्त कह सकते हैं आरा, पटना, भागलपुर में बड़े आंदोलन हुए, भूमिगत आंदोलन। जेपी मतलब जय नारायण प्रसाद के, जय नारायण प्रकाश के जो भूमिगत आंदोलन था बहुत फेमस था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जय प्रकाश नारायण राजेंद्र प्रसाद ने नेतृत्व किया। और यहाँ जेपी ने भूमिगत आंदोलन चलाकर अंग्रेजों की बड़ी चुनौती दी थी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? अब देखा जाए नेताजी की उपाधि किसने थी? जर्मन के लोगों ने दिया था, बेसिकली हिटलर कह सकते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पहुंचे और वहीं उन्हें नेताजी कहा गया। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जर्मन में दी गई। यह उपाधि के बाद पूरे भारत में नेताजी नाम से प्रसिद्ध हो गए। नेक्स्ट आते हैं, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था। आज़ाद हिंद फौज की, आज़ाद हिंद फौज का गठन पहले रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने। लेकिन सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर में इसे मजबूत किया, बेसिकली सिंगापुर में स्ट्रेंथन किया, सिंगापुर में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सिंगापुर हो जाएगा। आज आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? यहाँ सरकार का गठन भी हो चुका। तो आज़ाद हिंद सरकार की गठन 21 अक्टूबर 1943 को हुआ, 1943 में ही हुआ। अब देखा जाए ये स्थान कहाँ पे था? सिंगापुर ही था।
और बेसिकली नारा कौन सा था यहाँ पे? जय हिंद, जो आजकल फेमस है, तो जय हिंद का नारा यहीं पे था। और इसका बेसिकली राजधानी जो घोषित हुआ, अंडमान निकोबार राजधानी इसका घोषित हुआ। किसे? आज़ाद हिंद सरकार का जो राजधानी था ये अंडमान निकोबार था, अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप। नेक्स्ट, बेसिकली कह सकते हैं आप याद रखने के लिए, 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की और इसी समय जय हिंद नारा भी एक तरह से पॉपुलर रहा, जय हिंद नारा। नेक्स्ट आते हैं, नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो ये भी बेसिकली कह सकते हैं वहीं पे बोले चलो अब दिल्ली, 1943 में। यानी आज़ाद हिंद फौज का मुख्य नारा था चलो दिल्ली, ठीक है। अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करना है, 1943 नेताजी ने नारा दिया चलो दिल्ली। यह आज़ाद हिंद फौज की एक बेसिकली प्रेरणा शक्ति बना, प्रेरणा शक्ति की दिल्ली चलो, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद रेडियो कहाँ से शुरू किया? एक रेडियो भी शुरू किया गया था, आज़ाद हिंद रेडियो बहुत चर्चा में रहा, तो जर्मनी से शुरू किया गया था और बेसिकली बर्लिन से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? बर्लिन से। और बर्लिन क्या है भाई? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, तो बर्लिन से प्रसारित हुआ। इसका प्रसारण बर्लिन से हुआ और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रचार का बड़ा एक साधन था। जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। इससे देशवासियों तक क्रांति का आदेश पहुंचाया गया, क्रांति के लिए उकसाया गया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA, इंडियन नेशनल आर्मी का नारा क्या था? जय हिंद। इसका आज भी देखा जाए सेना में जय हिंद बोला जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस ने इसे लोकप्रिय बनाया। यह आज भी भारतीय सेना का एक क्या है? अभिवादन है, जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज का नारा जय हिंद था, यही नारा आज भारतीय सेना का भी एक राष्ट्रीय नारा बोला जाता है, जय हिंद, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आज़ाद हिंद फौज ने किस युद्ध में हिस्सा लिया था? तो आज़ाद हिंद फौज देखा जाए ये द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था और ये बेसिकली देखा जाए बर्मा म्यांमार जो है भारत की सीमाओं पर युद्ध था और इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई भी लड़ा गया था। आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? तो देखा जाए 18 अगस्त 1945 ताइवान हवाई दुर्घटना विवादित एक है, आप जानते हैं बहुत फेमस विवाद है। 18 अगस्त 1947 को नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु बताई जाती है, लेकिन उनकी मौत अभी तक एक रहस्य माना जाता है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख नेता कौन था? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण थे। तो देखा जाए ये बेसिकली भूमिगत आंदोलन का संचालन करते थे और सामंत सरकार की स्थापना का भी प्रयास था। और भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व सबसे प्रमुख था। उन्होंने भूमिगत आंदोलन चलाया और अंग्रेजों की सीधी चुनौती दी थी, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 1946 को नौ सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ? नौ सैनिक विद्रोह, तो ये देखा जाए बॉम्बे में, मुंबई में हुआ। इसमें क्या था? इसमें रॉयल इंडियन नेवी के सैनिक शामिल हुए। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। 1946 में नौ सैनिक विद्रोह हुआ और सैकड़ों सैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर दी। मतलब अंग्रेज़ों के ही बेसिकली सैनिक थे, उन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाना मना कर दिया, बेसिकली कह सकते हैं अपने सरकार की बात नहीं मानी। नेक्स्ट देखा जाए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन तो 1946 में आया था
और भारत की स्वतंत्रता की राह दिखाना इसका था बेसिकली। और सदस्य कौन थे? पथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे एंड स्टेप क्रिप्स। तो आप इसके LAC याद कर सकते हैं, LAC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसमें से याद रहेगा 1946 के कैबिनेट मिशन भारत आया और इसमें भारत की स्वतंत्रता देने के लिए संविधान सभा बनाने की एक सिफारिश की थी, ठीक है, कैबिनेट मिशन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, 1947 तक। इसके नेतृत्व में भारत का बेसिकली विभाजन हुआ 1947 और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? तो 15 अगस्त 1947 को घोषणा हुई। भारत और पाकिस्तान दो देशों में बंट गए। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने और पाकिस्तान बेसिकली अलग हुआ। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो देखा जाए वायसराय से गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी 1948। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के बाद 1948 में राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट आते हैं, भारत के पहले स्वतंत्र प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी और इन्होंने एक भाषण दिया, ट्रस्ट विथ डिस्टिनी, बहुत फेमस है, मिडनाइट में ही शुरू हुआ, यानी कि रात में लोग वेट कर रहे थे इस भाषण का। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने स्वतंत्रता की रात अपनी ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी फेमस है दिया। नेक्स्ट आते हैं, अब देखा जाए यहाँ पे बिहार विशेष इतिहास जो है, क्योंकि इतिहास का हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिहार जो स्पेशल है उस पे क्वेश्चन। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र था। अब जानते हैं जो पटना है आज। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से साम्राज्य का विस्तार किया और मौर्य साम्राज्य की राजधानी बेसिकली पाटलिपुत्र थी। आज का पटना उसी का एक आधुनिक रूप है। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन की नींव रखी थी बेसिकली। अब आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिसे बोला जाता है, और इनकी पुस्तक कौन था? अर्थशास्त्र था। और ये बेसिकली किस पे बेस्ड थे? मतलब पॉलिटी पे बेस्ड था। भारतीय राजनीति का एक आचार्य कहा जाता है चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था। अशोक का सबसे प्रमुख शिलालेख कौन है? सबसे प्रमुख शिलालेख कलिंग का युद्ध, और कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 में हुआ और इससे संबंधित शिलालेख है, ठीक है। और ये देखा जाए युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए, शांति और धर्म प्रचार का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। उसी के शिलालेख बेसिकली इनके जीवन का एक परिवर्तन का प्रमाण है और यही शिलालेख फेमस है। आगे आते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार प्रथम थे, कुमारगुप्त प्रथम, और गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने किया था। और बेसिकली कह सकते हैं ये 5वीं ईस्वी में किया था, इन्हें शताब्दी कह सकते हैं, ठीक है, 5वीं। और इसे बर्बाद करने वाला आप जानते हैं नाम, बहुत फेमस, यानी कि 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्व का प्रमुख शिक्षा केंद्र, जिसे बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया,
जला के राख कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी, और 1193 में यानी कि 12वीं सेंचुरी में किया था, 12वीं शताब्दी में। ठीक है। अब यहाँ पे चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और चंपारण आंदोलन कब था? तो 1917 में नील खेती करने वाले किसानों की समस्या के से था। और बिहार में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1917 में। महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह किया। यह उनका भारत में पहला सफल आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, चंपारण आंदोलन के समय बिहार का गवर्नर कौन था? तो एडवर्ड गेट था। बहुत फेमस है एडवर्ड गेट। एक क्वेश्चन, तो गांधी जी ने किसान की स्थिति की जांच के लिए एक बेसिकली समिति का भी गठन किया था। ठीक है। और चंपारण आंदोलन के समय बिहार का गवर्नर कौन थे? एडवर्ड गेट थे। उन्होंने गांधी जी को किसानों की स्थिति की जांच करने की अनुमति दी। ठीक है, एडवर्ड गेट। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की स्थापना कब हुई? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की स्थापना 1920 में हुई। और देखा जाए इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और बेसिकली इसका स्थान कहाँ पे? पटना। यानी कि 1920 में बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की स्थापना पटना में हुई। इसके पहले अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है। अब देखा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस आंदोलन से जुड़े थे? तो चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इस सब से जुड़े थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, गांधी जी के निकट सहयोगी एक तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण असहयोग आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे। आगे चलकर वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने, आप जानते हैं। आगे चलते हैं, अंजुमन ए इस्लामिया पटना, अंजुमन ए इस्लामिया पटना की स्थापना कब हुई? 1866 में हुई। अब देखा जाए ये बेसिकली किससे, इसका उद्देश्य क्या है? तो मुस्लिम शिक्षा का प्रसार है। क्या है? मुस्लिम शिक्षा का प्रसार। और यह बिहार के सामाजिक शैक्षिक संगठनों में एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और 1800 देखा जाए 66 में अंजुमन ए इस्लामिया पटना की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाना इसका बेसिकली मेन उद्देश्य था अंजुमन ए इस्लामिया पटना का। बिहार की स्वतंत्रता संग्राम यानी कि स्वराज सभा का गठन कब हुआ? तो स्वराज सभा का गठन बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में 1921 में हुआ। और ये बेसिकली अध्यक्ष इसके देखा जाए, अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद। और असहयोग आंदोलन से जुड़ा 1921 में बिहार में स्वराज सभा का गठन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने और असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के किस शहर को शेर शाह सूरी ने अपनी राजधानी बनाया? तो सासाराम, वहाँ पे इनका एक तरह से कह सकते हैं वो भी है, यानी कि मकबरा। शेर शाह का मकबरा भी यहीं स्थित है। सड़क के आजम कहा जाता है क्योंकि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जीटी रोड, ठीक है, वो इन्होंने बनवाया। सूर साम्राज्य के शासक शेर शाह सूरी ने सासाराम को अपनी राजधानी बनाया। यहीं उनका एक भव्य मकबरा है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? शेर शाह सूरी ने करवाया। और पटना से काबुल तक सड़क बनवाया। बाप रे दादा, पटना से काबुल तक बनवाया। सड़क के आजम कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया जो पटना से काबुल तक जाती है।
यह उस समय की सबसे बड़ी एक तरह से सड़क माना जाता है पटना से काबुल तक। अब आते हैं नेक्स्ट, बिहार में क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण 1942 में किया। ठीक है, और एक युवा नेता थे जिसे हम लोग लोक नायक बोलते हैं, लोक नायक कहा जाता है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया। इन्हें आगे चलकर लोक नायक की उपाधि भी दिया गया। अब देखा जाए हम लास्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं 100वें क्वेश्चन पे। तो स्वतंत्र भारत के बिहार में से पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। और देखा जाए इन्हें बेसिकली कह सकते हैं 1962 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। ठीक है, कब से लेके 1950 से लेके 1962 तक ये राष्ट्रपति पद पे रहे। तो दोस्तों देखा जाए हमने कमेंट किया था कि हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन करेंगे, तो हमने यहाँ पे 100 पूरा क्वेश्चन किया। और ये देखा जाए बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखिए। जो एग्ज़ाम में देखा जाए जो पहले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आते थे उसी के बेस पे है सारा। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं आज हमने पूरा कवर कर लिया 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के MCQ जो बीपीएससी के लिए बार बार बेसिकली बीपीएससी के एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। और यहाँ एशियंट से लेके मॉडर्न बिहार स्पेसिफिक तक ये टॉपिक आपके लिए बेसिकली कह सकते हैं एक सक्सेस की है। अगर देखा जाए आपने ये सब रिवाइज किया तो आप यहाँ पे 30 से लेके 35% तक आप गेन कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन आपको बेसिकली देखा जाए जो क्वेश्चन आता है पिछले साल से अगर कोरिलेट किया जाए 20 से लेके 25 तक आपका जो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है उसी में और 5 तक जोड़ लीजिए जो बिहार की स्पेसिफिक हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। तो देखा जाए हम इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आपका 100 क्वेश्चन है लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे साइंस का हो गया, पॉलिटी का हुआ बिहार के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कुछ करंट अफेयर का भी 100 क्वेश्चन लेंगे जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वही। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।